नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जो सीसीएस लीव रूल्स पे आधारित रहेगी। और ये जो लीव रूल्स एट अ ग्लांस एक डॉक्यूमेंट आपको वेब पे मिल जाएगा आईएसटीएम की वेबसाइट पे। आईएसटीएम एक इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेनिंग कराती है, तो उसी ने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। लीव रूल्स तो बहुत सारे 72 पेजेस का सीसीएस लीव रूल्स है जो 1972 में एनेक्ट हुए थे। पर ये उसका एक छोटा सा वर्जन है जो आपको एक कंसाइज फॉर्म में कुछ सीसीएस के लीव रूल्स देता है। तो मैं आपको स्टार्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 में आए थे, वो केम इनटू इफेक्ट ऑन जून 1 1972। तो ये वो रूल्स हैं जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, एक्सेप्ट रेलवे और ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब आईएएस आईपीएस, इन पे गवर्न नहीं होते। बाकी से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ लीव रूल्स में ये कौन-कौन सी हमारे पास लीव रूल्स हैं। तो इन सीजीएस लीव रूल्स 1972 में हमारे पास काफ़ी टाइप के लीव रूल्स हैं। ये 1 से लेके 13 तक। पर इसमें मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, एक तो ये है कि कब ये एनेक्ट हुआ था। 1972 में सीसीएस लीव रूल्स आए थे। दूसरी चीज़ इसने इम्पोर्टेंट बताई है कि लीव कब क्रेडिट होती है। तो लीव इज़ क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ हाफ ईयर ऑन 1st जनवरी एंड 1st जुलाई। तो ये वो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लीव होगी एडवांस में क्रेडिट होती है और उसकी 2 डेट बताई गई है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। इन 2 डेटों पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, उनकी जो लीव होती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। However, there are some special kind of leave which are not debited into leave account. The table given below indicates different kind of leave, whether it is debitable or not debitable into the individual leave account. तो ये वो लीव्स हैं जो अर्न लीव हैं, जो जिनका लीव अकाउंट मतलब जो क्रेडिट होती हैं, जिनका हर साल आपको जैसे ऊपर बताया गया एडवांस में क्रेडिट होती हैं। और जो बाकी ये नीचे मैटरनिटी पैटर्निटी ये हर साल नहीं होती, जब अकरेंस होती है, जब आप माँ बनते हैं, आप पिता बनते हैं, तो आप उस टाइम पे इनको अप्लाई करते हैं। ये हर साल नहीं होता। बाकी ये जो लीव्स हैं ये आपको प्रोपोर्शनेट बेस पे मिलती हैं, जैसे बताया गया है। अब एक-एक करके मैं इनको बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले है कैजुअल लीव, आरएच, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे एंड कॉम्पेंसेटरी ऑफ, स्पेशल कैजुअल लीव। तो ये जो लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव, ये सीएल, ये भी यूजुअली these are not regular kind of leave, as such is not covered into CCS leave rule 1972. The absence of this category may be either anticipated or not anticipated. मतलब ये जो होती है एक कैजुअल लीव आरएच और ये कंपनसेटरी ऑफ, इट्स काइंड ऑफ जो उस टाइम पे बंदे होते हैं ऑन ड्यूटी ट्रीट होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल अकरेंसेस में ही मिलती हैं। और वो कैजुअल लीव आरएच कंपनसेटरी ऑफ इज गवर्न्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इसकी जो कुछ एंटाइटलमेंट है वो ये होती है, कैजुअल लीव होती है वो 8 मिलती हैं एट नॉर्मल। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन का मतलब किस टाइप से, ये जो डिफरेंटली डिसेबल्ड होते हैं उनको 4 एक्स्ट्रा मिलती हैं कैजुअल लीव टू टेक केयर ऑफ देयर डिसेबिलिटी। और ये जो होते हैं आरएच होती है वो 2 मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। ये आरएच की लिस्ट होती है 17, तो हमारे क्लोज्ड हॉलीडेज़ होते हैं, उसके अलावा कुछ आरएच होती है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो रीजन वाइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो कहीं पे हो सकता है महाशिवरात्रि की छुट्टी ना हो, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप आरएच में से एक आरएच उस दिन की ले सकते हैं, अगर उस दिन आरएच पड़ती है। कॉम्पनसेटरी ऑफ क्या होती है? कॉम्पनसेटरी का ऑफ कैन बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन लिeu ऑफ हिज और हर वर्किंग इन अ हॉलिडे, प्रोवाइडेड नो अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव आर ग्रांटेड और ओटीए और ऑनरेरियम फॉर दैट डे। तो कॉम्पनसेटरी ऑफ उस दिन को उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है जिसको छुट्टी के दिन ऑफिस के लिए बुलाया जाता है, और उसके बदले में उसको कोई और फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिलता। और जैसे ओटीए मतलब ओवर टाइम अलाउंस या ऑनरेरियम कुछ उसको नहीं मिला है, तो वो उस दिन के बदले किसी और दिन छुट्टी ले सकता है। और नॉर्मली इट शुड बी अवेल्ड विद इन अ मंथ। जो ये होता है कॉम्पनसेटरी ऑफ, 1 मंथ के अंदर लेना होता है। इन दैट केस देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कॉम्पनसेटरी ऑफ। तो ऐसा कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं बताई गई है, लेकिन ये बताया गया है कि उसी महीने में आपने लेना है। और जितनी बार वो बुलाएंगे तो उतनी बार जाना पड़ेगा, आपके ऑफिस वाले बुला रहे हैं तो उसके, लेकिन उसके बदले आपको कॉम्पनसेटरी ऑफ दिया जाएगा।
अगर आपको कोई ऑनरेरियम या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिया गया है। इन केस इट कुड नॉट बी टेकन विद इन अ मंथ, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द सब्सिक्वेंट कैलेंडर मंथ कुड अवेल ऑफ मैक्सिमम टू कंपनसेटरी ऑफ। अगर वो उस मंथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक मंथ के अंदर उसको नहीं ले पा रहा, तो नेक्स्ट मंथ में वो मैक्सिमम टू ही कॉम्पनसेटरी ऑफ ले सकता है। उसके लिए भी उसको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल कोई होगा आपके डिपार्टमेंट में इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ही मिलेगा वो चीज़। अब दूसरी है स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसमें छोटा सा ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि स्पेशल कैजुअल लीव ये आपको बहुत सारे पर्पसेस के लिए मिलती हैं जो उसमें दिया गया है। जैसे आपको किसी नेशनल स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट में पार्ट करना है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। एंड सिमिलरली फैमिली प्लानिंग के कोई आप वो कोर्स का मतलब ये है कुछ आपने कुछ ऑपरेशन करवाया जिससे फैमिली प्लानिंग मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए भी छुट्टी मिलती है। नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, आप कहीं गए हैं और वहाँ पे जाके या जिस एरिया में आपका ऑफिस है वहाँ पे कुछ भगवान ना करे कुछ दुर्घटना हो गई है, तो वहाँ पे मिलती है। और कभी बंद कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया है तो उस टाइम पे जिसकी आप आ नहीं पा रहे ऑफिस, तो उन वाले केसेस में जब आप जस्टिफाई कर पाते हैं तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। तो अब नेक्स्ट इज जनरल कंडीशन। तो लीव का सबसे पहला जो कंडीशन होती है, ये लीव रूल्स 7 में फर्स्ट पार्ट में इंडिकेटेड है कि लीव इज कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एम्प्लॉयर ज़्यादातर इसी को कोट करते हैं। ये कौन से रूल में है? रूल 7(1) में है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। लीव में बी रिफ्यूज्ड, curtailed, रिवोक इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो लीव है वो आप मना भी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो मना भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है और उसको दे के फिर बाद में कैंसिल भी कर सकता है, रिवोक इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। काइंड ऑफ लीव due and applied for cannot be altered by the organization except at the written request of the government servant। तो ये रूल 7(2) है। तो ये बोलता है कि जो जिस टाइप की आपने लीव अप्लाई करी है वो उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की लीव को अपने आप ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकती। जो उसने अप्लाई कर रखी है वही आप उसको ग्रांट करोगे, अनलेस कोई एक्सेप्ट उसने कोई रिटर्न आपको फिर से रिक्वेस्ट दिया हो कि आपका मेरे को ये चाहिए। ठीक है? एनी क्लेम टू लीव एट क्रेडिट सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल और रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। तो ये बोलता है कि जो भी क्लेम है आपका लीव की, जो भी आपके अकाउंट में है, आपका तब तक है जब तक कि आप डिसमिस या ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव या आपने रिजाइन ना दे दिया हो। आफ्टर रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी क्लेम फॉर लीव। हाउएवर इसमें एक एक्सेप्शन है टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में। जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं, उस वाले केस में रूल 9(2) बोलता है कि आपकी जो लीव है वो लैप्स नहीं होगी एंड वो आपके जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जहां आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। द पास सर्विस ऑफ द री एम्प्लॉयड पेंशनर रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन pension or invalid pension gratuity would be counted toward leave if such past service were counted for pension purposes। तो जो हमारे पास पास सर्विस रीएम्प्लॉयड पेंशनर आए हुए हैं, उनकी जो लीव की जो प्रीवियस सर्विस है उसको काउंट करना है फॉर द काउंटिंग ऑफ लीव if their past service has been counted for the purpose of pension। Leave may be commuted retrospectively into leave of different kind, which was due and admissible at the time leave was sanctioned। ठीक है? अब लीव जो है आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसको सैंक्शन मतलब लीव को कम्यूट करवा सकते हो। कम्यूट का मतलब है एक टाइप की लीव को दूसरी टाइप की लीव में चेंज करवा सकते हो, विच वाज सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बट इसमें कंडीशन ये है कि वो लीव आपके पास ड्यू होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाई। ठीक है? हाउएवर दिस काइंड ऑफ लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। तो ये लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे कन्वर्ट करवाना ही करवाना है। ठीक है? और इसमें एक और क्लॉज होता है कि जो इसमें नहीं लिखा गया, 30 डेज के अंदर आपने कम्यूटेशन करवानी होती है। आपकी लीव का जो पीरियड है उसके बाद जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके अंदर 30 डेज के अंदर ही आपने कन्वर्ट कराना है, उसके बाद वो कम्यूटेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है? द कम्यूटेशन वुड एंटेल एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लीव फाइनली ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट।
अगर इस टाइप का कोई कम्युटेशन आपने करवाया है, मे बी आपने लीव विदाउट पे को फिर अर्न लीव या जो आपकी लीव ड्यू थी उससे कन्वर्ट कराया है, तो अगर आपको फिर वो सैलरी में नहीं, लीव सैलरी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये रूल 10(1) कहता है हमारा। फिर एनी लीव में बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, किसी भी टाइप की लीव को आप किसी भी और टाइप की लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो। स्पेशल कैजुअल लीव जो होती है, एंड आरएच में बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव और कैजुअल लीव बट नॉट विद बोथ। तो जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो एंड जो आरएच है उसको आप कंबाइन कर सकते हो रेगुलर लीव से। यहाँ पर रेगुलर लीव का मतलब है कि जो आपकी ईएल है, ठीक है, ईएल है, एचपीएल है, बट या कैजुअल लीव के साथ। बट आप स्पेशल कैजुअल लीव को और आरएच को दोनों के साथ, रेगुलर लीव और कैजुअल लीव के साथ दोनों के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, किसी एक के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा। इसमें क्लियर कट है, कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है इसका। हाउएवर इन स्पेशल केस इसका एक्सेप्शन है। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपने मानिए हाफ डे की सीएल लेकर गए, अप्लाइड फॉर सेकंड हाफ, कहीं हाफ डे आपने लंच के बाद का हाफ डे हाफ सीएल लेके चले गए, और मे बी फॉलोड विद उसमें आप नेक्स्ट ईएल अप्लाई या रेगुलर लीव अप्लाई कर सकते हैं इफ आप वहां जाते हैं और आपके अकाउंट में जाने के बाद मतलब आप बीमार पड़ जाएं और आपके अकाउंट में फर्दर कोई सीएल लेने के लिए ना हो, और तब जाके वो अलाउड होता है। तो हाउएवर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाउएवर इन स्पेशल केस हाफ डे सीएल अप्लाइड फॉर द सेकंड हाफ may be allowed to be prefixed to regular leave if he/she does not have any further CL at his credit and he is unable to resume duty on the next working day due to sickness or other compelling ground has to avail regular leave। तो जब बीमार हो जाएं, हाफ डे लेकर गए हैं और आपके पास सीएल नहीं है, तो आप ईएल अपनी रेगुलर लीव उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ईएल या एचपीएल। A government servant cannot be granted leave of any kind for a continuous period of 5 years except with the approval of president in special case। तो रूल 12(2) कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल से ज़्यादा की लीव नहीं मिल सकती एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लीव shall not be granted to government servant whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove, compulsory retire from service। Also, leave shall not be granted to government servant who has been placed under suspension। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिस पे पनिशिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए उसको डिसमिस, रिमूव, कंपल्सरी रिटायर या सस्पेंड कर दिया है, तो आप उसको लीव नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम लीव। तो पहला है लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट जो रूल 19 के अंदर आता है, तो इसमें ये बोला बोला गया है कि ये कभी मिलती है, कब मिलता है आपको, टू बी ग्रांटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर, इफ सीजीएचएस डॉक्टर और फ्रॉम एएमए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये जो है आपको मेडिकल लीव तभी मिलेगी जब आपको कोई डॉक्टर लिख के देगा कि आप बीमार हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो एक सेकंड ओपिनियन आपके जो डिपार्टमेंट है वो ले सकता है फ्रॉम द सिविल सर्जन, स्टाफ सर्जन में बी ऑब्टेन, अगर आप उसको डाउट है कि ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं। द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट may be waived at the discretion of competent authority for leave not exceeding 3 days। अगर आप एचपीएल लेते हैं या मेडिकल लीव ले रहे हैं, और मेडिकल मतलब मैं यहाँ कम्यूटेड लीव जो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स में एचपीएल कम्यूट हो जाती है उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर आप वो ले रहे हैं और 3 दिन से कम है, तो आपकी जो कॉम्पिटेंट सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, इट इज़ एट देयर डिस्क्रिशन कि अगर वो चाहें तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वाला कंडीशन है इसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं। On expiry of leave on medical certificate (MC), the government servant should be allowed to resume duty only on the production of fitness certificate। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपने जो ड्यूटी रिज्यूम करनी है आफ्टर अवेलिंग मेडिकल लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स आफ्टर सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज सीजीएचएस डॉक्टर। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे एक फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे कि यू आर फिट टू ज्वाइन ड्यूटी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लीव इसमें आ जाते हैं।
हॉलीडेज के साथ कैसे कंबाइन होती है, रूल 22 क्या बोलता है अपना। तो ये बोल रहा है कि रूल हॉलीडेज, restricted holidays and compensatory off may be prefix suffix to any kind of leave including commuted leave। तो जो हॉलीडे है, रेस्ट्रिक्टेड ऑफ है, कंपनसेटरी ऑफ है, तो वो आप एनी काइंड ऑफ लीव के साथ आगे या पीछे लगा सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब बाद बाद में। तो एनी काइंड ऑफ लीव इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड मतलब जो मेडिकल लीव आपने एचपीएल जो कम्यूट करवा रखी है उनके साथ, ठीक है। हॉलीडे suffix to leave are to be treated as duty for the purpose of drawal of pay and allowances। तो जो हॉलीडे प्रीफिक्स और सफिक्स आपने कराई है, तो उसमें आपको ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा और उस दिन की आपको सैलरी और पे और अलाउंसेस मिलेगा एज, क्योंकि आप एज ऑन ड्यूटी कंसिडर हो गए। तो इसमें ये बोला गया है, रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। रूल 23 क्या बोलता है अपना, कि अगर इन केस आपको ड्यूटी पे वापस बुलाया जाता है, आपकी लीव सैंक्शन थी पर आपको वापस बुलाया जाता है, तो उस वाली केस में क्या होता है। तो फ्रॉम लीव इन इंडिया, अगर आप लीव इंडिया में ही थे तो उस वाले केस में क्या बोला, गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑन विच ही स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन टू विच ही इज ऑर्डर्ड टू ज्वाइन। तो अगर आपको किसी कारणवश डिपार्टमेंट वाले वापस बुलाते हैं, तो उनको आपको आपकी जो छुट्टी, जब से आप ऑन ड्यूटी आपकी छुट्टियां स्टार्ट हुई और जब से आपको वापस आना पड़ा, वो सारा का सारा पीरियड ऑन ड्यूटी ट्रीट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑन विच ही स्टार्ट्स फॉर फॉर द स्टेशन टू विच ही इज ऑर्डर टू बिलोंग। तो जिस दिन से आपको बोला गया है वापस आने के लिए, उस दिन से जब से आप वापस आओगे वो सबका पीरियड आपका ऑन ड्यूटी कंसिडर हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी फ्रॉम लीव एड्रेस टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन रिकॉल। तो आपको टीए भी देंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में चले गए, आपकी पोस्टिंग भटिंडा में थी, आप तो आपको भटिंडा दिल्ली से वापस भटिंडा पोस्टिंग प्लेस पे आने के लिए ये टीए भी मिलेगा। यू आर एंटाइटल्ड फॉर टीए ऑल्सो। लीव सैलरी एट द सेम रेट अंटिल ही ज्वाइंस। और जो अंटिल, जब तक वो वापस नहीं आता, मतलब जब जितना भी दूर है दिल्ली से बठिंडा, ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन में आप आ जा सकते हैं, या फिर और दूर है, तो जितना भी वो टाइम पीरियड है आने जाने का, उसमें आपको ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा, पूरी सैलरी मिलेगी और टीए मिलेगा। और अगर आप बाहर हैं फॉर लीव आउटसाइड इंडिया, टाइम स्पेंड ऑन वॉयज, वॉयज मतलब जर्नी में टू इंडिया, शेल काउंट एज ड्यूटी। आने जो रास्ते में आने जाने का टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव, ठीक है, उसकी कोई छुट्टी नहीं कटेगी जो आने जाने का ट्रैवल है। लीव सैलरी एट द सेम रेट अंटिल ही ज्वाइंस, वही मिलेगा। अ फ्री पैसेज टू इंडिया, तो ये जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। ट्रैवलिंग अलाउंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैंडिंग इन इंडिया टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। और जो अगर आप इंडिया से बाहर गए हैं, तो आप क्योंकि पहले आ रहे हैं, गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है, तो आपको उस वो खर्चा भी गवर्नमेंट ही वहन करेगी। गवर्नमेंट विल बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट। Refund of his passage from India if he has not completed half of the period of leave or 3 months whichever is shorter। रिफंड करेंगी गवर्नमेंट आपके जो पैसे जो आपके खर्चे हुए हैं, अगर आपका जो आपने जो हाफ आपकी जो लीव थी, जो लीव पीरियड था वो कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपका 3 मंथ जो भी कम होगा उसमें से दिया जाएगा। ओवर ओवर स्टेल ओवर स्टेल ऑफ सैंक्शन लीव। तो ये रूल 25 फर्स्ट में क्या बोलता है, वो उन केसेस की बात कर रहा है जब आपको लीव सैंक्शन होती है लेकिन आप उससे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है उस पीरियड के बाद, तो क्या होता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट आफ्टर द एंड ऑफ लीव इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंट नॉट रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव। तो जिसमें आपकी आपको कोई लीव ऑथराइज नहीं थी और आपको कोई बाद में रेगुलराइज नहीं किया गया है उस एब्सेंस पीरियड को, तो आप किसी भी सैलरी के हकदार नहीं होंगे। सच अ पीरियड ऑफ एब्सेंस इज डेबिटेड अगेंस्ट एचपीएल ड्यू एंड एक्सेस इफ एनी ट्रीटेड एज ईओएल। तो इस टाइप का कोई भी एब्सेंस होगा तो वो आपके जो वो है एचपीएल ड्यू के अगेंस्ट डेबिट किया जाएगा। एंड एक्सेस इफ एनी, अगर रेगुलराइज करते हैं तो जो भी एक्सेस होगा, अगर एचपीएल भी आपकी खत्म हो जाती है तो वो बाद में आपकी ईयूएल में कन्वर्ट हो जाएगी। ईयूएल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विच इज लीव विदाउट पे। विलफुल एब्सेंस रेंडर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो अगर कोई आपने
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर आप पे हो सकती है अगर आप विलफुल अपनी मर्जी से ऑफिस नहीं आ रहे विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन. Such a period of absence does not count as qualifying service for pension as a duty for increment. जो वो पीरियड होगा एब्सेंस का वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस नहीं काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन और ड्यूटी फॉर इंक्रीमेंट. Such a period of absence, however, does not entail loss of leave. तो लेकिन आपका ये जो एब्सेंस का पीरियड है ये नहीं होगा कि आप वापस आए आपको आना था 1 दिन में 2 दिन के बाद और आप 4 दिन के बाद किसी किसी कारणवश नहीं आए तो डिपार्टमेंट वाले ये नहीं बोल सकते आपकी वाली पोस्ट तो भर दी. तो आपने नहीं वो आपने लियन होल्ड कर रखा है उस पोस्ट में चाहे आप 3-4 दिन भी बाद आ रहे हैं हो सकता है आपको सैलरी ना मिले आप पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो आपको पेंशन वेंशन वो थोड़ा कम मिले या ब्रेक हो जाए सर्विस पर लेकिन आपका उस पोस्ट पे लियन रहेगा. पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट एनी सैंक्शन लीव may be treated as unauthorized absence and attracts disciplinary action. Competent authority may declare the unauthorized leave as dies-known, which may cause break in service, therefore loss in pay pension. तो ये वही पॉइंट है कि एब्सेंस विदाउट सैंक्शन लीव में बी ट्रीटेड एज अनऑथराइज्ड. ठीक है और उससे आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी मे डिक्लेयर द अनऑथराइज लीव एज डाइज नॉन. डाइज नॉन मतलब एक तरह से ब्रेक इन सर्विस आ जाता है आपकी सर्विस में विच मे कॉज ब्रेक इन सर्विस एंड देयर फोर लॉस ऑफ पेंशन. ठीक है तो आपकी जो सर्विस है वो ब्रेक हो सकती है. हो सकता है उसमें आप लिखा है रूल्स में होता है कि 15 साल के बाद 5 साल के बाद 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होना है या फिर आपका इंक्रीमेंट लगना है तो वो सब एक तरह से ब्रेक हो जाएगा. तो नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव. तो ये है लीव ऑफ वन काइंड ऑफ अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई लीव एक टाइप की अवेल की है बट सब्सिक्वेंटली ही वांट्स टू कन्वर्ट दैट लीव इनटू लीव ऑफ अनदर काइंड then उसकी कंडीशन क्या है द काइंड ऑफ लीव फॉर विच कन्वर्जन इज अप्लाइड फॉर शुड बी ड्यू एंड एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन ऑफ लीव. तो जिस टाइम पे आपने वो लीव आप जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और कन्वर्ट करने के बाद जो चीज़ में आप चाह रहे हैं कि ये हो जाए अब तो वो आपके इनिशियल टाइम पे भी होनी चाहिए जब आप उस लीव को अप्लाई कर रहे थे नहीं तो नहीं होगी. और ये रूल जो है रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन का रूल 10 है. ठीक है इसके बारे में हमने ऊपर बात की थी कम्यूटेशन का. गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैज टू अप्लाई विद इन 30 days ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग टू द ऑफिस आफ्टर अवेलिंग ऑफ सच लीव फॉर विच एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन इज सबमिटेड. तो ये क्या रूल बोलता है रूल बोलता है कि आपका जो एप्लीकेशन है फॉर कन्वर्जन और रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन ऑफ लीव शुड बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग द ऑफिस. ठीक है अगर उसके अंदर आपने सबमिट करी तभी ये हम कन्वर्जन होगी नहीं होगी उसके बाद. अर्न लीव अर्न लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लीव. ये रूल 26 के अंदर कवर्ड होती है. तो इसकी एंटाइटलमेंट क्या होती है इसको 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होती है. ठीक है और जो भी फ्रैक्शन होता है वो राउंड ऑफ हो जाता है. तो इसका डिडक्शन क्या होता है डिडक्शन क्यों होता है इसका क्रेडिट ऑफ अर्न लीव सब्जेक्ट टू डिडक्शन एट द 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ ईयूएल और पीरियड ऑफ treated as dice note in the subsequent half year subject to maximum of 15. तो अगर आपका कोई ईयूएल था आपने ईयूएल ली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे विदाउट सैलरी लीव विदाउट सैलरी तो उस वाले केस में ये होता है कि आपका जो भी आपने ईयूएल ली मान लीजिए आपने 10 दिन की ईयूएल ली तो इसने बोला कि 1/10 आपका डिडक्ट होगा. ठीक है तो नेक्स्ट जो क्रेडिट होगा क्योंकि इन्होंने बोला सब्सिक्वेंट ईयर में हमने वो करना है तो 10 आपने ईयूएल ली तो 1/10 का 1/10 करेंगे तो एक एक ईएल आपकी नेक्स्ट जो होगी उसमें से काट ली जाएगी. जो मैक्सिमम हम कितनी काट सकते हैं 15 तक काट सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर में 15-15 करके क्रेडिट होती हैं तो 15 ही काट सकते हैं इसमें. तो इसमें डिडक्शन का 1/10 का फॉर्मूला होता है. और क्रेडिट अगर ये अलग अलग बता रखा कैसे कैसे हाफ ईयर में कैसे कैसे क्रेडिट होती है. अगर बंदा फर्स्ट में ज्वाइन करता है तो आपको ऊपर बता दिया 15-15 होती है. अगर किसी ने बीच में ज्वाइन करना है जब वो अपॉइंट होता है अपॉइंटमेंट अब इसकी जो रेट होता है इसका 2.5 पर मंथ कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है. तो अगर आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया है तो आपको उस मंथ की पूरी मिल जाएगी. मान लीजिए 1 फेब को ज्वाइन किया किसी ने 1 जनवरी को ज्वाइन किया तो उसको तो 15 मिलेगी एडवांस में. किसी ने 1 फेब को ज्वाइन किया तो 1 फेब को जिसने ज्वाइन किया उसको
उसको 2.5 मिलेगी, लेकिन किसी ने अगर 2 फ़ेब को जॉइन करा है, तो उसको उस मंथ की कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, ठीक है? सिमिलरली इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, 2.5 पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यूजुअली जो मंथ की लास्ट डेट होती है उस तक होती है, तो इनको भी उस तक मिल जाती है, अनलेस कोई उन्होंने वीआरएस ली हो। वीआरएस में 3 साल का होता है और वो डेट टू डेट होता है, 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। अब रेजिग्नेशन और डेथ के केस में क्या होता है, 2.5 पर मंथ पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो इसमें भी सिमिलर केस है, जब तक बंदा डेथ के केस में ये होता है, अगर मान लीजिए वो 15 जनवरी को किसी की डेथ होगी, तो लेकिन तब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको उस मंथ की प्रोपोर्शनेट ये नहीं कहता कि इसने 15 दिन ही काम किया या फिर वो नहीं रहा, वो उसको 2.5 उस मंथ की पूरी देगा, ठीक है? डिसमिसेबल और रिमूवल, अब ये क्या होता है, डिसमिसल और रिमूवल अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो इसमें 2.5 पर मंथ के हिसाब से प्रीवियस कैलेंडर ईयर, मान लीजिए आपके फेब में आप डिसमिस हो गए, तो फेब में डिसमिस हो गए, इन्होंने बोला कि 2.5 पर मंथ, लेकिन प्रीवियस कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी तक की ही आपको क्रेडिट करेंगे, फेब की नहीं करेंगे। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है ईएल अक्यूमुलेट, आपके अकाउंट में 300 प्लस 15 तक एक्यूमुलेट होती है, और कैरी फॉरवर्ड कितनी होती है, 300 ही होती है। अगले साल आप जब क्रेडिट करेंगे, जब आपकी काफ़ी लंबी सर्विस हो जाएगी, तो इतनी क्रेडिट होती है। और एनकैश का भी यही होता है, 300 से ऊपर एनकैश नहीं होती। और कितनी एक टाइम में सैंक्शन हो सकती है, 180 दिन तक सैंक्शन हो सकती है। हाउएवर फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर, अर्न लीव अप टू 300 days may be sanctioned at one time if the if at least the period over 180 days spent outside India, Bangladesh, Pakistan, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा। तो अगर ग्रुप ए एंड बी सी ऑफिसर को अर्न लीव अप टू 300 डेज में बी सैंक्शन, अगर उनका जो एटलीस्ट जो पीरियड है 180 दिन की स्पेंड आउटसाइड ये जो 7 कंट्रीज है उनसे बाहर अगर वो स्पेंड करते हैं, तो लेकिन आप यूजली आप लिमिट याद रखिए, 180 दिन मैक्सिमम मिल सकती है अर्न लीव। लीव सैलरी क्या होती है, इसमें लीव सैलरी का मतलब है जब आप ईयर लेंगे तो आपको कैसे मिलेगा। तो पेड ऑन जो होगी इसमें इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, तो आपके जब से आप छुट्टी मतलब ऑन आपको लीव सैलरी मिलेगी, आप जिस डेट से जा रहे हैं उससे पहले जितने दिन उठा रहे थे छुट्टी में भी उतनी उठाएंगे, ठीक है? अकाउंट कैसे होगा, बैलेंस वर्कड आउट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ, और नेवरदलेस द नंबर ऑफ डेज ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम whichever so qualify should be added to balance and total limited to 300 days। तो जो बैलेंस होता है उसमें हम सर्विस बुक में एंट्री करते हैं, उसमें जो बैलेंस को आप जो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ में हम जून में एक बार देख लेते हैं कितना हो गया, और 1 जुलाई को उसको क्रेडिट कर देते हैं। सिमिलरली जो दिसंबर में देख लेते हैं कितना हो गया, और जनवरी को 1 जनवरी को 15 क्रेडिट कर देते हैं।